सो अपन बात कर रहे हैं फ्लेम सेल की कि फ्लेम सेल के द्वारा किस तरीके से एक्सक्रेशन होता है। चलिए थोड़ा सा पहले अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। देखिए देखिए इस तरीके से कुछ फ्लेम सेल का फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो अंदर की तरफ आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाहर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जिनको बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन पूरे को बोल देते हैं फ्लेम सेल, ठीक है। अंदर की तरफ मैंने रेड कलर से दिखाया है जिनको बोलते हैं सीलियरी फ्लेम, ठीक है। ठीक है, ये सीलियर फ्लेम दिखाई दे रहा है इसमें। इसके अलावा देखिए नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं कैपिलरी डक्ट, यानी ऊपर से इसमें देखिए अंदर की तरफ ये है एक खोखला सा स्पेस दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं सेल ल्यूमेन, ठीक है। सेल ल्यूमेन है। और इसके बाद में जस्ट नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ कैपिलरी डक्ट का टर्मिनेशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ ये जो है
कैपिलरी डक्ट का यहाँ टर्मिनेशन हो रहा है। इसके अलावा बीच बीच में छोटे छोटे और ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं जिनको ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रेशन बोलते हैं। ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रेशन, ठीक है। इस तरीके का कुछ आपका फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फ्लेम सेल में अंदर की तरफ देखते हैं अपन। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है ज्वाला कोशिका का, और उसमें जो अरेंज्ड है यानी जो सेल्स किस तरीके से अरेंज है, या जो कैनाल्स हैं अंदर की तरफ देखिए, कैनाल्स का जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो जिस ट्री की जो ब्रांचेज हैं उस तरीके से निकली रहती हैं। जैसे मान के चलिए ये फ्लेम सेल्स है, ये फ्लेम सेल से यहाँ से कोई कैनाल निकल रही है, फिर ये कैनाल इधर डिवाइड हो रही है, यहाँ से फिर ये कैनाल तो इस तरीके से ये ब्रांचेज में डिवाइड होती है। फ्लेम सेल्स इस तरीके से डिवाइड रहती है तो उनको अपन देखिए नाम देते हैं। ये जो जिन ब्रांचेज के द्वारा ये खुल रही हैं उनको बोलते हैं कैपिलरी डक्ट। और फिर ये कैपिलरी कहाँ खुल रही हैं, यहाँ जहाँ से मान के चलिए ये इधर भी एक फ्लेम सेल्स है, ये फ्लेम सेल्स हैं, 2 फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो जिन डक्ट के द्वारा यानी जहाँ ये ओपन हो रही हैं उनको बोलते हैं कैपिलरी डक्ट। तो ये जो है ये है कैपिलरी डक्ट। अब कैपिलरी डक्ट नीचे की तरफ जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाकर कैपिलरी ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं। ये जस्ट नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ से मान के चलिए ये यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ कहाँ खुल रही है, इस जगह को अपन नाम दे देते हैं कैपिलरी ट्यूब्यूल्स नाम दे देते हैं। कैपिलरी ट्यूब्यूल्स में ये खुलती हैं। अब कैपिलरी ट्यूब्यूल्स नीचे की तरफ, ठीक है, और थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएंगे तो एक्सक्रेटरी वेसल्स में खुलती है। यानी ये कैपिलरी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये थोड़े से लार्ज जाके एक्सक्रेटरी वेसल्स, एक्सक्रेटरी वेसल्स में खुल रही हैं। एक्सक्रेटरी वेसल्स फिर नीचे की तरफ, ठीक है, थोड़ी सी नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ एक्सक्रेटरी कैनाल में खुलती है। फिर ये नीचे की तरफ जाकर एक्सक्रेटरी कैनाल में खुलती है और एक्सक्रेटरी कैनाल जो है लास्ट में एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा बाहर खुलती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये अरेंज्ड होती हैं। देखिए नाम कैसे पड़ा है फ्लेम सेल्स, यहाँ नाम कैसे पड़ा है। जो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं ये देखिए आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स। इन बेसल ग्रेन्यूल्स से सीलिया का फॉर्मेशन होता है। देखिए जब अपन सीलिया और फ्लैजिला पढ़ रहे थे तब 2 चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फीलिया का जो फॉर्मेशन होता है यानी इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बेसल पार्ट और दूसरा होता है साफ्ट। तो जो बेसल वाला पार्ट था इसको अपन ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम भी बोल रहे थे, यानी कि यही वो ग्रेन्यूल्स थे जहाँ से सीलिया का ओरिजिन होता है। अब सीलिया यहाँ से निकल रहे हैं और लंबे से सीलिया हैं, ठीक है। तो ये सीलिया क्या कर रहे हैं, यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव करते रहते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको ये क्या करते हैं, इसमें सीलियरी जो कैविटी है, यहाँ जो कैविटी है सेल में जो कैविटी बनी हुई है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट को लाकर डालते रहते हैं। सूडोपोडिया बाहर से कैच करेंगे और इन वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ अंदर की तरफ फ्लेम सेल में ले आएंगे। फ्लेम सेल में ये सीलिया है, ये सीलिया मतलब कि एक अंदर की तरफ एक जैसे ज्वाला चल रही होती है, ठीक है, जैसे फ्लेम चल रही होती है, तो ये इस तरीके से मूव करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आग की कोई लपटें निकल रही हों, ठीक है।
तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कैपिलरीज उनको कलेक्ट करती है। अब ये कैपिलरीज क्या करती हैं, उनको जो इंट्रासेलुलर कैविटी है अंदर की तरफ, उस कैविटी में अंदर की तरफ डालती है। कैविटी से फिर ये क्या करेगी, फ्लेम सेल्स में। अब ये फ्लेम सेल्स यानी कि अंदर की तरफ जो फ्लेम सेल्स हैं, ये फ्लेम सेल्स इनको एक्सक्रेटरी कैनाल तक भेजेंगे। फिर एक्सक्रेटरी कैनाल क्या कैसी होती है, एक्सक्रेटरी जो कैनाल है वो नॉन सीलिएटेड होती है। एक्सक्रेटरी कैनाल मैंने अभी आपको दिखाई, एक्सक्रेटरी कैनाल नॉन सीलिएटेड होती है। इसके अलावा जो कैपिलरीज और डक्ट जो होती हैं वो लाइंड विथ सीलिया से लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद में जो एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है, जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है, वो या तो फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है या अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो डिफ्यूज़ होता है, मतलब कि एक तरीके से जो सराउंडिंग मीजेनकाइम है वहाँ से वो डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाता है, फ्लेम सेल्स में आ जाता है। और फाइनली फ्लेम सेल्स इनको क्या करती है, कलेक्ट करके और इंट्रासेलुलर कैविटी में भेजती है। इंट्रासेलुलर कैविटी से फिर ये क्या करेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये कैविटी से एक्सक्रेटरी डक्ट में जाएगा। एक्सक्रेटरी डक्ट से एक्सक्रेटरी कैनाल के थ्रू होते हुए एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा, भी मैंने स्ट्रक्चर बताया था उसमें आपको नीचे की तरफ एक्सक्रेटरी पोर दिखाया था, तो फिर जाके एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा बाहर खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस होती है, यानी कि जो नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स के द्वारा एक्सक्रेशन होता है। किसमें, या तो फेसियोला हिपेटिका में और या फिर आपके जो प्लेटी हेलमिंथीज का मेंबर है टीनिया सोलिनम और फेसियोला हिपेटिका, तो इनमें फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा एक्सक्रेशन होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया कि बाहर की तरफ जो फ्लेम सेल्स हैं उनमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा तो यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इरेगुलर शेप के प्रोजेक्शंस हैं। फिर अंदर की तरफ आपने देखा एक न्यूक्लियस है और ग्लोब्यूल ऑफ एक्सक्रेशन दिख रहे हैं अंदर की तरफ। फ्लेम सेल्स के लिए देखिए अंदर की तरफ जो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं वहाँ से सीलिया का फॉर्मेशन हो रहा है। सीलिया अंदर की तरफ मूव करते रहते हैं, यानी इस तरीके से उनका मूवमेंट होता है अंदर, यानी इन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को आगे की तरफ भेजने का काम करते हैं मूवमेंट के द्वारा। तो ये इस तरीके से लहराते हुए दिखाई देते हैं जैसे फ्लेम निकल रही हो, आग निकल रही हो, इसलिए इनका नाम फ्लेम सेल्स रखा है। अब ये जैसे ही बाहर से सबसे पहले क्या करती हैं फ्लेम सेल्स, बाहर से ये स्यूडोपोडिया भी हेल्प करते हैं कि एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है, ठीक है, एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है इनको कलेक्ट करते हैं, यानी जो कैपिलरीज हैं देखिए वो कैपिलरीज के थ्रू इनको कलेक्ट करके और कहाँ डालते हैं, सीधे के सीधे फ्लेम सेल्स में, और ये फिर अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर कैविटी से अटैच रहते हैं। ये अंदर की तरफ जो फ्लेम सेल्स की जो कैविटी है, इंट्रासेलुलर कैविटी, उनसे अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद में फिर ये इस कैविटी में भेजते हैं। अब ये कैविटीज़ क्या करेंगे आगे की तरफ, यानी फ्लेम सेल्स में क्या है कि ये सीलियरी फ्लेम्स हैं जो इनको आगे की तरफ भेजने का काम करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ रेडियल कैनाल में आएंगे, जो लॉन्गिट्यूडनल रेडियल कैनाल है वहाँ पहुँचते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल रेडियली कैनाल कैसी होती है, नॉन सीलिएटेड। अभी मैंने बताया कि जो रेडियली कैनाल है वो कैसी होती है, नॉन सीलिएटेड होती है, यानी यहाँ सीलिया नहीं होते हैं और ये लाइंड विथ सीलिया होते हैं। ठीक है, यहाँ से जस्ट नीचे की तरफ जाते हैं तो एक्सक्रेटरी पोर होता है और एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको फेसियोला हिपेटिका में। ठीक है, फेसियोला हिपेटिका का अंदर से आपने स्ट्रक्चर देखा तो जस्ट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसी पत्ती होती है उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ऊपर की तरफ माउथ है, माउथ से जस्ट नीचे की तरफ मस्कुलर फेरिंग्स है, फिर एसोफेगस, फिर इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है उसमें भी इस तरीके से सीका निकले हुए हैं। तो जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको इस तरीके से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें तो जो फ्लेम सेल्स हैं वो किस तरीके से दिखाई देती हैं, देखना फ्लेम सेल का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें ऑर्गेनिज्म में तो अपन ने एक फ्लेम सेल ली है, एक फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है।
देखिए अगर आप ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म को आपको इस तरीके का कुछ ऑर्गेनिज्म आपने देखा था अभी, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। इसमें अंदर की तरफ मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये यहाँ शकर्स प्रेजेंट थे, यहाँ एसिटाबुलम है, ठीक है। एसिटाबुलम से जस्ट नीचे का पोर्शन देखेंगे आप तो उसमें आपको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे तो ये ब्रांचेज में डिवाइड है और ब्रांचेज में डिवाइड होकर कहाँ खुल रहा है, ऊपर टर्मिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरीके का पूरा उसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो ठीक है। इस तरीके का आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ब्रांचेज निकली हुई हैं। अब इन ब्रांचेज को देखिए, बाहर की तरफ अपन कह रहे हैं कि जो टर्मिनल एंड्स हैं इनको अपन नाम दे रहे हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। ये टर्मिनल एंड्स हैं, ये कहाँ खुल रहे हैं, जस्ट पीछे की तरफ जाकर, ये एक्सक्रेटरी ट्रंक बोलते हैं जिसको, पीछे की तरफ। या ट्रंक का मतलब जैसे अपन मानते हैं स्टेम होता है, तना होता है, उसी तरीके से एक्सक्रेटरी ट्रंक में, और फिर लास्ट में ये कहाँ खुलती हैं, आपकी एक्सक्रेटरी जो कैनाल है उसमें खुलती हैं सारी की सारी। ठीक है, एक्सक्रेटरी कैनाल में खुलती हैं और लास्ट में ये एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा, एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा बाहर खुलते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक फ्लेम सेल्स अपन ने देखी, फिर फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर देखा, किस वजह से इनका नाम पड़ा है और किस तरीके से मैकेनिज्म होती है वो अपन ने बात की है। तो टोटल ओवल, और अगर फ्लेम सेल को आप देखेंगे अंदर तो इस तरीके का आपको जस्ट लाइक ट्री की जो ब्रांचेज निकली हुए हैं उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वो आपका टीनिया या टेपवर्म। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं कि इसमें एक्सक्रेशन कैसे होता है। टीनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको अपन नाम देते हैं टेपवर्म। टेपवर्म में नाम देते हैं, टीनिया या टेपवर्म की बात करते हैं। तो देखिए, टीनिया या सोलेनम की अपन बात कर रहे हैं या फिर फेसिला हिपेटिका की बात करते हैं, तो दोनों ही कहाँ
कैसे ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही एंडोपैरासाइट ऑर्गेनिज्म है। और एंडोपैरासाइट्स हैं, इसका मतलब जो सिस्टम्स हैं कंप्लीट नहीं होंगे। यानी कि अपन बात करते हैं कि सिलेंट्रेटा तक अपन अक्सर पढ़ते हैं कि सिलेंट्रेट्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, टिश्यू लेवल का। उसके बाद में फिर अपन बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में टिश्यू ऑर्गन लेवल का, यानी ऑर्गन्स तो डेवलप हो चुके हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन चालू हो गया, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ अपन यही बात कर रहे हैं कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके अपन बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नाइट्रोजन वेस्ट को निकाला जाता है। तो अब टेनिया की बात कर रहे हैं, टीलिया में भी अपन देखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये फ्लेम सेल के द्वारा यहाँ भी एक्सक्रेशन जस्ट आपका फेसियोला हिपेटिका में हो रहा था, उसी तरीके का एक्सक्रेशन यहाँ भी होता है। यहाँ टीनिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देखते हैं, तो टीनिया का जो अपर पार्ट होता है, टीनिया को 3 भागों में अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं। टीनिया का एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। टीनिया सोलेनम को आप देखते हैं तो उसमें जो अपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्कोलेक्स। ठीक है, नीचे वाला जो इतना सा पार्ट होता है इसको बोलते हैं नेक, और उसके बाद में जो पार्ट होता है इसको स्ट्रोबिला, पूरा का पूरा जो पार्ट है उसमें अलग सेगमेंट्स होते हैं। अपने अभी यहीं तक काम की चीज़ है, पहले अपन बात करते हैं अपर पार्ट की। तो जो स्कोलेक्स वाला पार्ट है उसमें आप देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको एक सकर्स, देखिए इसमें क्या हुक्स और सकर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोलम वाला जो पार्ट है उसमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होंगे। तो ऊपर ही ऊपर की तरफ आपको एक राउंड शेप में जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको बोलते हैं रोस्टेलम। ठीक है, रोस्टेलम बोलते हैं। रोस्टेलम के चारों तरफ देखेंगे आप तो 2 लेयर में छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको बोलते हैं हुक्स। ठीक है, छोटे छोटे हुक्स निकले होते हैं। हुक्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें इस तरीके का कुछ हुक्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हैंडल। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है रोस्टेलम में। रोस्टेलम में दोनों तरफ से ये लेयर्स में अरेंज रहते हैं। उसके जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको सेमी सर्कुलर, ठीक है, 4 आपको सेमी सर्कुलर फॉर्म में सकर्स दिखाई देंगे। तो रोस्टेलम से एंडोपैरासाइट के इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, यानी हुक्स के थ्रू चिपक जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन तक। और उसके बाद में यहाँ जो सकर्स हैं, सकर्स जस्ट स्पंज की तरह काम करते हैं। सकर्स से वो सक करेगा उसको, जो मटेरियल है उसको, डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको सक करता है। सक करने के बाद में देखिए इसमें डिवीजन है, क्लियर डिवीजन कर रखा अपन ने। उसके बाद में नेक रीजन होता है। नेक रीजन को अपन बर्डिंग रीजन भी बोल सकते हैं, ग्रोथ रीजन भी बोल सकते हैं। बर्डिंग्स ऑफ सेगमेंट्स, यानी यहाँ कंटिन्यू सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता रहता है और पीछे की तरफ जाते रहते हैं। तो पीछे वाले सेगमेंट्स ओल्ड सेगमेंट, यहाँ वाले नए सेगमेंट्स बनते हैं। तो सेगमेंट्स का फॉर्मेशन नेक रीजन में ही होता है। उसके बाद में जस्ट पीछे वाला जो रीजन है इसको स्ट्रोबिला रीजन बोलते हैं, जिसमें अपन सेगमेंट्स होते हैं कुछ। नेक रीजन से जस्ट पीछे के तकरीबन 200 के आसपास तक सेगमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेच्योर सेगमेंट। उसके बाद में मैच्योर सेगमेंट्स, इनको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। यहाँ जो सेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। उसके बाद में लास्ट वाले जो सेगमेंट्स होते हैं उनको ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं, यानी कि उनमें फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, वो टूटते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी किसके थ्रू, फ्लेम सेल्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ भी फ्लेम सेल्स हैं और फ्लेम सेल्स
जो पूरा का पूरा देखिए मीजेनकाइम भरा हुआ है, अंदर की तरफ जो मीजेनकाइम है उसमें स्कैटर्ड रहती हैं, फैली हुई रहती हैं और इरेगुलर शेप की होती हैं। अंदर आप देखेंगे अभी जैसा स्ट्रक्चर देखा था उसी तरीके की इरेगुलर शेप की होती हैं फ्लेम सेल्स, और उनमें भी अंदर की तरफ सीलियरी फ्लेम प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो भी बेसल ग्रेन्यूल से ओरिजिन होता है उनका भी, और ओरिजिन वहाँ से होने के बाद में सीधे के सीधे कहाँ एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा इसमें भी बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो था नाइट्रोजन वेस्ट, वो सेम जैसा अपन ने अभी इसमें देखा फेसियोला हिपेटिका में, सेम उसी तरीके से एक्सक्रेशन होता है इसमें। और जो पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, पोस्टीरियर एंड में जो प्रोग्लेटिड्स हैं उनके थ्रू एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, तो देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको अगर देखेंगे तो थोड़ा सा और मॉडिफाई यहाँ फ्लेम सेल्स दिखाई देंगी, यानी कि जो फ्लेम सेल्स हैं वो इस तरीके से इरेगुलर शेप की होती हैं, बाहर की तरफ इरेगुलर शेप की इस तरीके से हैं। अब उसमें ये इस तरीके से सीलिया अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और वही स्ट्रक्चर न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, और ग्लोब्यूल ग्रेन्यूल्स हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम उसी तरीके का सिस्टम दिखाई देता है। तो जैसा एक तरीके से अपन बात कर रहे थे फेसियोला हिपेटिका में, सेम उसी तरीके का यहाँ सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए तो आज अपन यही बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना कल की क्लास है उसमें अपन बात करेंगे नेफ्रीडियल सिस्टम की। तो यहाँ तक अपन ने बात की थी प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम की, फिर अपन नेफ्रीडियल सिस्टम की बात करेंगे। तो नेरीज और हिरुडिनेरिया में अपन बात करेंगे कि वहाँ नेफ्रीडियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो उन ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रेशन है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ देखिए एक्सक्रेशन देखा आपने कि पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रेशन हो रहा है, तो उनको प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर अपन इनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स बोलते हैं। तो फ्लेम सेल्स के द्वारा एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, सो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। So, hello students, welcome you all on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. I am Dr. Sunil Chaudhary. So, last lecture में अपन MSc फाइनल के जो अपना पेपर सेकंड है उस पर अपन डिस्कस कर रहे थे। पेपर सेकंड अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसमें लास्ट जो टॉपिक था अपना उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि इन ऑर्गेनिज्म में जो फीडिंग की मैकेनिज्म थी वो मैकेनिज्म क्या थी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने जो डिस्कस किया था वो था लोकोमोशन। तीन टाइप की लोकोमोशन की भी अपन ने बात की थी। एक लोकोमोशन अपन कह रहे थे कि इनमें अमीबोइड लोकोमोशन होता है, दूसरा सीलियरी लोकोमोशन की बात की थी। फिर अपन ने थर्ड जो लोकोमोशन का पार्ट था उसको अपन बोल रहे थे फ्लैजिलर लोकोमोशन। ठीक है, उसमें फिर अपन ने उनके टाइप्स की बात की थी कि सीलियरी और फ्लैजिलर जो लोकोमोशन है, जैसे सीलियरी जो लोकोमोशन था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि सीलिया लोकोमोट करते हैं, यानी इसमें सीलियरी बीट्स आते हैं और एक स्विमिंग मेथड के थ्रू उसमें लोकोमोशन होता है, और उसमें यानी इफेक्टिव रिकवरी स्ट्रोक्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपना जो आज का टॉपिक है उसमें अपन बात कर रहे हैं एक्सक्रेशन।
देखिए एक्सक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी अपन यहाँ बात करेंगे कि देखिए अपना जो पेपर कह रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर कैसा है और वो फंक्शन कैसे करता है, वही बात करनी है अपने को बार बार यहाँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करनी है। तो स्ट्रक्चर की अगर यहाँ बात करते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो एक्सक्रेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उन ऑर्गन्स की अपन यहाँ बात करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, यानी जनरल सरफेस के द्वारा होता है, तो उन सब का अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए एक्सक्रेशन का मतलब क्या है। एक्सक्रेशन का सीधा सा मतलब अपने यहाँ निकलता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नाइट्रोजन वेस्ट को, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। कुछ ऑर्गेनिज्म या सीधा सा अपन कहें कि इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको अपन एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो बॉडी में देखिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलेंगी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है तो उसमें नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। और नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में देखिए तीन एनिमल्स में अलग अलग तरीके से 3 तरीके के नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसमें अपन बात कर रहे हैं कि कौन कौन से नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो 3 तरीके के जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं उसमें जो फर्स्ट है आपका वो आता है अमोनिया के द्वारा, दूसरा आता है आपके यूरिया के द्वारा और थर्ड आता है यूरिक एसिड के द्वारा। तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के आवास में वो रह रहे हैं, किस तरीके की, मान के चलिए कि अमीबा अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रेशन हो रहा है, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जल में रहने वाले हैं। तो जल में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए मतलब 3 तरीके से नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। कौन कौन से नाइट्रोजन वेस्ट हो गए अपने कि एक हो गया आपका अमोनिया, अमोनिया के रूप में, दूसरा हो जाता है आपका यूरिया, यूरिया के रूप में, और तीसरा हो जाता है यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि इनमें मेटाबॉलिज्म जब चलेगा तो मेटाबॉलिज्म से इन तीनों का किसी ना किसी का फॉर्मेशन जरूर होता है। तो या तो होगा अमोनिया का फॉर्मेशन, या होगा उसके बाद में यूरिया का फॉर्मेशन, और यह होगा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अपन इन तीनों का डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से नाइट्रोजन वेस्ट को ये बाहर निकालते हैं। तो जैसे अपन प्रोटोजोन में बात करें, कुछ प्रोटोजोन्स आपने पढ़े होंगे, जैसे पैरामीशियम पढ़ा है या यूग्लिना आपने पढ़ा होगा या अमीबा आपने पढ़ा है। तो उन ऑर्गेनिज्म में क्या है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है, उन ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन वेस्ट को जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा या इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, देखिए अमीबा हो या पैरामीशियम हो, आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा कि वहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालने, इलिमिनेशन का काम करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा कहाँ होता है, प्रोटोजोन में। प्रोटोजोन में या तो होगा जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा जो ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। मेटाजोन्स में बात करते हैं तो मेटाजोन्स में जो भी एक्सक्रेशन है वो कई तरीके से एक्सक्रेशन किया जाता है। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि अपन मान के चले कि भाई कुछ में नेफ्रिटिया होते हैं, कुछ में एंटीनरी ग्लैंड्स होते हैं, किसी में ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, किसी में फ्लेम सेल्स होती हैं। तो इस तरीके से इन ऑर्गन्स के थ्रू ये जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है इसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो जो मेटाजोन है यानी प्रोटोजोआ की बात करते हैं, देखिए अपन ने जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं तो जो एनिमल किंगडम है, जो एनिमल किंगडम है इसको आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ।
ठीक है। प्रोटोजोआ में आप एक फाइलम रखते हैं, प्रोटोजोआ। इसके बाद में मेटाजोआ को आप और क्लासिफाई करते हैं, मेटाजोआ को आप मीसोजोआ, पेराजोआ और यूमेटाजोआ, ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मीसोजोआ में एक फाइलम मीसोजोआ, पेराजोआ में एक फाइलम पोरिफेरा और यूमेटाजोआ में आपके रेडियल और बाइलेटरल, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री वाले यानी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे बाइलेटरल हैं, तो उनको अपन यूमेटाजोआ में रखते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ बात करेंगे प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ में जो नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस है वो या तो ओस्मोरेगुलेशन के द्वारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती हैं या जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। लेकिन मेटाजोअन्स में कुछ स्पेशल पर्टिकुलर इस तरीके के ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। देखिए कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सक्रेशन के जो मेथड्स हैं वो किस तरीके के होते हैं मेटाजोन्स में। ठीक है, प्रोटोजोन्स में तो मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोन में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, ओस्मोरेगुलेशन का काम करती है, परासरण नियमन का काम करती है। देखिए ओस्मो रेगुलेशन, ये प्रोटोजोन जितने भी हैं इनमें क्या होता है कि भाई एक्वेटिक एनिमल्स हैं, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इनमें बाहर की तरफ वाटर है, पानी में रह रहे हैं। इसका मतलब देखिए इन ऑर्गेनिज्म में क्या है कि बाहर की तरफ साल्ट्स कम है, पानी में साल्ट्स कम है, बॉडी में साल्ट्स ज़्यादा है। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाइपरटोनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए 3 कैटेगरीज होती है यहाँ पे भी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक का मतलब साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में ज़्यादा है, हाइपो का मतलब कम और आइसोटोनिक का मतलब इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दोनों जगह अंदर बाहर जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं जैसे प्रोटोजोन की, तो प्रोटोजोन में क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है यानी कि बाहर की तरफ साल्ट्स कम है और बॉडी के अंदर साल्ट्स ज़्यादा है। तो पानी बाहर से अंदर की तरफ बॉडी में मूव करता रहता है। ठीक है, बॉडी में मूव करेगा पानी जनरल सरफेस के द्वारा। इसके अलावा ये जब इसमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है या फूड बनाते हैं, फूड लेते हैं ये ऑर्गेनिज्म, तो पैरामीशियम में देखेंगे आप तो जैसे ओरल ग्रूव के थ्रू फूड लेते हैं और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ सेम वही प्रोसेस है, स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा यानी स्यूडोपोडिया बनेंगे, ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करेंगे, कप शेप का स्ट्रक्चर बनता है और तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं अंदर एनगल्फ कर रहे हैं उसके साथ में बहुत सारा पानी भी है तो वो भी एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद में रेस्पिरेशन करेंगे तो जनरल सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन होती है, तो उसके लिए भी पानी बॉडी में एंटर करता रहता है। O2 कहाँ से आएगी, पानी से, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। इस तरीके से बॉडी के अंदर पानी का जो कंसंट्रेशन है, पानी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा हो जाती है अंदर की तरफ। अगर इस पानी को मेंटेन नहीं किया जाएगा, इसको बाहर नहीं निकाला जाएगा और रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी इन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बाहर की तरफ कोई स्पेसिफिक सेल वॉल या मेम्ब्रेन भी नहीं है जो बॉडी को शेप साइज को मैनेज कर सके। तो यहाँ इनको क्या होगा, बॉडी ब्रस्ट हो जाएगी, इनकी ब्रस्ट हो जाएगी तो एनिमल डेड हो जाएगा। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मान के चलिए अमीबा का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, उसमें बीच में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई देगी। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही पानी अंदर आए जा रहा है, अंदर आए जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये मैच्योर होने के बाद में कहीं भी मेम्ब्रेन के पास जाके डिस्पोज हो जाएंगी, फट जाएंगी और पानी कहाँ जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये पानी को कलेक्ट करके बाहर ला रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में अंदर जो पानी आ रहा है तो उसी टाइम पे जो आपकी मेटाबॉलिज्म चल रही है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी कहाँ आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, तो उनको भी ये क्या करती है, अपने साथ में ले आती है। तो जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो भी इन कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स के थ्रू जनरल सरफेस से बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो किस में चलती है, प्रोटोजोन में। अब आप देखिए प्रोटोजोन, दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं किसका, पैरामीशियम का। पैरामीशियम का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पैरामीशियम का कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखिए इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है पैरामीशियम को, और पैरामीशियम में भी आप देखेंगे तो यहाँ दो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स दिखाई देती हैं। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स, यानी एक एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल होती है और एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स होती है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल में क्या होता है कि रेडियल कैनाल्स निकली हुई है, 6 से 8 तक रेडियल कैनाल्स होती है, 6 to 10। ठीक है, तो ये रेडियल कैनाल्स एक पोर के द्वारा अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल में खुलती है। तो ये बाहर से जो भी जिसको उसको रेगुलेट करना है, यानी जो पानी वगैरह जो आ रहा है इसको कलेक्ट करती हैं और फिर इसके बाद में भी मेम्ब्रेन के पास जाके डिस्पोज हो जाती है, फट जाती है। तो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो ये किसका काम करती है, ओस्मो रेगुलेशन का। तो अपन बात कर रहे हैं प्रोटोजोन में एक्सक्रेशन की। तो प्रोटोजोन में एक्सक्रेशन दो तरीके से होता है, या तो जनरल सरफेस के द्वारा होगा और या फिर ओस्मो रेगुलेशन के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो अपन देखिए पहले मेथड्स देखते हैं कि कितने तरीके से ओस्मो रेगुलेशन हो सकता है। सबसे पहले अपन बात करें जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। दूसरा अगर अपन यहाँ बात करते हैं तो किसके द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। उसके बाद में नेक्स्ट नेफ्रिडियल सिस्टम। ठीक है, नेफ्रिडियल सिस्टम के द्वारा। या फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, उनके द्वारा होता है। या फिर मेल्पिगियन ट्यूबुल्स, कुछ जो मेंबर्स होते हैं या कुछ स्पीसीज हैं उनमें मेल्पिगियन ट्यूबुल के द्वारा भी एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो हो गया वो है मेल्पिगियन। मेल्पिगियन ट्यूबुल्स। इसके अलावा जो पांचवा है उसमें अपन बात करते हैं ऑर्गन ऑफ बोजोनस। ऑर्गन ऑफ बोजोनस।
इसके द्वारा भी एक्सक्रेशन होता है। तो ये कुछ मेथड्स की अपन यहाँ बात करेंगे, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से। तो देख, पेपर के हिसाब से अपने को पढ़ना है, स्ट्रक्चर देखना है इनका और फंक्शनिंग कैसे होती है, उनकी अपन यहाँ बात करेंगे। तो जनरली जो मेथड्स हैं वो इतने मेथड्स हो सकते हैं, या तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। तो अपन जैसे बात करें प्रोटोजोन में, प्रोटोजोन जितने भी हैं उनमें एक्सक्रेशन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। उसके बाद में आगे चलेंगे अपन थोड़ा सा, तो यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होंगे। अभी अपन देखेंगे कि फ्लेम सेल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में आपके प्रोटोनेफ्रिडिया या इसके बाद में नेफ्रिडिया, इसके बाद में ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स। जैसे अपन क्रिस्टेशियन की बात करते हैं तो वहाँ एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद में मेल्फिगिन ट्यूब्यूल्स, और कुछ स्पीसीज में ऑर्गन ऑफ वोजनस प्रेजेंट होता है जिनके द्वारा एक्सक्रेशन होता है। तो अपन इन सब मेथड्स की बात करने वाले हैं कि ये मेथड्स कैसे एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, किस तरीके से इनमें एक्सक्रेशन होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है। तो ये सब चीज़ें अपन यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है अपना वो है जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। देखिए, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चली, देखिए एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस बताई इसमें देखिए कि 3 अपन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो एक्सक्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद में दूसरी चीज़ अपन ने की कि नाइट्रोजन वेस्ट, जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो नाइट्रोजन वेस्ट कौन कौन से हो गए आपके, ठीक है। नाइट्रोजन वेस्ट में मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी, उसके बाद में नाइट्रोजन वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे। तो एक तरफ देखिए नाइट्रोजन वेस्ट का जैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक तरफ क्या है, प्रोटीन्स, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। दोनों जगह ही नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन बेस आ रहे हैं उसमें नाइट्रोजन है, और यहाँ एमाइनो एसिड है, ठीक है। यहाँ एमाइनो एसिड, यहाँ न्यूक्लिक एसिड में क्या है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। एमाइनो एसिड में क्या है, एक नाइट्रोजन ग्रुप यानी एक अमीनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो NH2 यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ नाइट्रोजन बेस में आप देखते हैं कि आपके जो DNA है या RNA है उसमें नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उन नाइट्रोजन बेस में भी क्या है, नाइट्रोजन है, और इधर भी नाइट्रोजन है। तो जो मेटाबॉलिज्म होगा वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो ऑर्गेनिज्म है तो उनमें 3 तरीके से नाइट्रोजन वेस्ट, ये जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनको 3 तरीके से बाहर निकाला जाता है, यानी 3 फॉर्म में इनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट मटेरियल है उनको पहली जो फॉर्म की अपन बात करते हैं वो है अमोनिया, अमोनिया यानी NH3 के फॉर्म में इनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है उसमें देखिए अमोनिया है तो जितने भी मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, फिशेज हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो इनको अपन बोलते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है, अमोनोटेलिक बोलते हैं। अमोनोटेलिक, ठीक है।
तो पहले कौन से हो गए? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में दूसरे जो ऑर्गेनिज्म, देखिए इसमें एग्जांपल भी अपन ले लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स, सबकी बात नहीं करें लेकिन मोस्ट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं। दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके फॉर्म में एक्सक्रेट करते हैं? यूरिया के फॉर्म में, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिज्म को अपन क्या नाम देते हैं? यूरियोटेलिक। ये कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? यूरियोटेलिक। और इन ऑर्गेनिज्म में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेमल्स जितने भी हैं, मोस्टली मेमल्स और मोस्ट एम्फीबियंस। मोस्ट एम्फीबियन, देखिए एम्फीबियन का एक ध्यान रखना आपको कि जो एम्फीबियन, जैसे एम्फीबियन कौन होते हैं? जो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे रहते हैं, यानी पानी और धरातल दोनों जगह रहते हैं, उनको अपन एम्फीबियन बोलते हैं। तो एम्फीबियन में जैसे फ्रॉग है, ठीक है, तो फ्रॉग का जब लार्वल स्टेज होती है, ठीक है, लार्वल स्टेज होती है यानी कि वो पानी में होता है। जैसे टेडपोल लार्वा की अपन बात करते हैं तो टेडपोल लार्वा कहाँ होता है? पानी में। और जब पानी में होता है तो उस टाइम पे वो होता है अमोनोटेलिक, यानी अमोनिया का एक्सक्रेशन करता है। लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो वो कैसा बन जाता है? यूरिया का एक्सक्रेशन करता है, यानी यूरिकोटेलिक बन जाता है। उसके बाद में तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। ये तीसरा जो ग्रुप है उसको बोलते हैं अपन यूरिकोटेलिक। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी हो गई उसको अपन ने नाम दिया यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक कौन हो गए? कुछ इंसेक्ट या फिर बर्ड्स या एवीज की अपन बात करते हैं, वो हो गए। तो ये कैसे हो गए? यूरिकोटेलिक। अब देखिए जो ये कैटेगरीज यानी नाइट्रोजन वेस्ट, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो नाइट्रोजन वेस्ट बनेंगे या CO2 बनेगी, उनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो नाइट्रोजन वेस्ट जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये क्या होते हैं कि टॉक्सिक होते हैं, तो इनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो ये बना अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, अमोनिया बहुत टॉक्सिक एलिमेंट है और इसको तुरंत बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। और अमोनिया को बाहर निकालने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी सबसे टॉक्सिक एलिमेंट यहाँ अमोनिया ही है। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रह रहे हैं ऑब्वियसली, तो उनके पास सफिशिएंट पानी है, तो अमोनिया को निकालने के लिए वो वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, अमोनिया से 200 टाइम कम टॉक्सिक एलिमेंट होता है यूरिया। ठीक है, यूरिया यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में पानी की कमी होती है या पानी कम होता है या जिसके एक्सक्रेशन के लिए वाटर की कमी होती है, उसको ये जो एनिमल्स हैं यूरिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, यानी यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो एक साइकिल चलता है लीवर में, ऑर्निथिन साइकिल, उसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है और यूरिया को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो मोस्टली एम्फीबियन और मैमल्स जितने भी हैं वो यूरिया के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रेट करते हैं। उसके बाद में थर्ड आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के रूप में वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है या पानी की जहाँ स्कार्सिटी होती है, वो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रेट करते हैं। जैसे बर्ड्स को आप देखेंगे या कुछ इंसेक्ट वगैरह हैं, तो ये क्या करते हैं, स्नेल्स हैं, ये यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपन मेन जो अपना टॉपिक है उस पर आ रहे थे कि जो एक्सक्रेशन के मेथड्स हैं उसकी बात कर रहे थे कि किस किस तरीके से एक्सक्रेशन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें एक्सक्रेशन की,
तो सबसे पहले जो मेथड है वो कह रहे हैं अपन जनरल बॉडी सरफेस से। ठीक है, तो जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रेशन किन ऑर्गेनिज्म में होता है? प्रोटोजोन में। जो भी प्रोटोजोन है जनरली, क्योंकि प्रोटोजोन में कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, ना उनमें माउथ होता है ना एनएस होता, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, तो जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं उनको जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूज किया जाता है। तो डिफ्यूजन के द्वारा जनरल बॉडी सरफेस से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं एंडो या एंड ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। ठीक है, एंड ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा जनरल जो जैसे इसमें अंदर की तरफ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म इनका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें से जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनको जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही डिफ्यूज किया जाता है। और वो किस तरीके से किया जाता है? एंडोमिक्सस के द्वारा इसको बाहर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इनके प्रोटोजोन जितने भी हैं उनसे बाहर निकालने के लिए वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स क्या करेंगे? इसको बाहर निकालती हैं, मानी नाइट्रोजन वेस्ट जितने भी हैं उनको बाहर निकालती है। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स हैं ये एक्सक्रेशन में भी हेल्प कर रही है। तो अभी इन ऑर्गेनिज्म में देखेंगे आप, ऑर्गेनिज्म का आप स्ट्रक्चर देखा तो बाहर की तरफ इनमें क्या होती है? प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट है। अब ये प्लाज्मा लेमा क्या करती है? मोस्टली बाहर की तरफ एक तरीके से कवरिंग है और सेमी परमेबल है। ठीक है, तो कंटिन्यू अगर इसमें पानी जा रहा है तो ये क्या होगा? ऑर्गेनिज्म ब्रस्ट हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए ओस्मो रेगुलेशन होगा किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स के द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स भी यहाँ एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है उनको बाहर निकालने में रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इन ऑर्गेनिज्म में जनरल आप देखेंगे तो एक तरीके से जनरल डिफ्यूजन के द्वारा ही एक्सक्रेशन होता है। तो सबसे पहले जैसे अपन बात करें अमीबा की, तो अमीबा में क्या होता है? अमीबा में कैसा ऑर्गेनिज्म है? अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म हो गया? अमोनिया का एक्सक्रेशन कर रहा है, तो अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म हो गया, अमोनिया को बाहर निकालता है। तो अब इसमें इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल दिखाई देगी, ये न्यूक्लियस आपका, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स क्या करेगी? मेम्ब्रेन के पास में जाके और डिस्पोज हो जाएगी। डिस्पोज होते ही जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है उनको भी ये साथ में ले आएगी। या फिर क्या होता है कि जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा बाहर, अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि बाहर की तरफ क्या है? पानी है, अंदर साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट है, तो इसको जनरली पानी मूव करता रहता है अंदर की तरफ। और वेस्ट प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बन गए, जैसे CO2 बन रहा है तो अंदर की तरफ CO2 ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जब ये पूरी मैच्योर होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल तो इसको बोलते हैं अपन सिस्टोल, और देन ये पूरी डिस्पोज हो जाती है, नहीं डायस्टोल कंडीशन में आ जाती है वापस से, फिर वापस बनती है, फिर रिजेक्ट होती रहती है, टूटती रहती है, तो कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। तो इसके द्वारा नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। दूसरा मैंने अभी आपको पैरामीशियम का एग्जाम्पल देके बताया था। पैरामीशियम में भी क्या है? पैरामीशियम का जब स्ट्रक्चर देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल का, ठीक है, पैरामीशियम में स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरीके की कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स होते हैं, और उसमें ये बाहर की तरफ रेडियल कैनाल्स होती हैं जो 6 to 10 नंबर में होती हैं। तो इन रेडियल कैनाल्स के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स में पानी आता है और ये डायस्टोल कंडीशन में आ जाती है। डायस्टोल आने के बाद में जैसे ही मेम्ब्रेन के पास जाएगी और फट जाएगी, वहाँ फटने के बाद में जो
वाटर या फिर नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो बाहर आ जाएंगे, या फिर जनरल सरफेस के द्वारा बाहर की तरफ कम है, साल्ट्स और जो भी मिनरल्स हैं अंदर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करते हैं ये, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन वेस्ट है जनरल सरफेस से मान के चलिए यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, अंदर की तरफ CO2 ज़्यादा हो गया, बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में कम है तो ये बाहर जाने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल है, कुछ मटेरियल्स को अंदर जाने देती है, कुछ को बाहर आने देती है, तो इस तरीके की प्रोसेस चलती रहती है। उसके बाद में जैसे मेटाजोन की बात करते हैं अपन, तो प्रोटोजोन में मोस्टली जो मेथड है वो कैसा हुआ है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। ठीक है, मेटाजोन में अपन बात कर रहे हैं कि एक्सक्रेशन कैसे होता है। मेटाजोन में देखिए सबसे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं पोरीफोरा के जो मेंबर है, पोरीफोरा का एक मेंबर है जिसको अपन नाम देते हैं साइकन। साइकन में देखें कि यहाँ किस तरीके से एक्सक्रेशन होता है। तो साइकन पोरीफोरा का मेंबर है, और पोरीफोरा का मेंबर है यानी इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें बॉडी में दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बाहर की तरफ पिनेकोडर्म सेल्स होती हैं, अंदर की तरफ कोइनोडर्म सेल्स होती हैं, और बीच में जो मीजोग्लिया भरा हुआ है उसमें एक्सक्रेटरी मटेरियल वगैरह जो भी है उसमें यानी कि अमीबोइड कुछ सेल्स और होती हैं जो वहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ भी मेन जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है वो क्या होगा, अमोनिया होगा, और उसको जनरली ये डिफ्यूजन के द्वारा ही बाहर निकालता है यहाँ भी, ठीक है। जनरली डिफ्यूजन के द्वारा कैसे देखे हैं, स्ट्रक्चर आपने साइकन का देखा तो उसमें आप देखेंगे इन ऑर्गेनिज्म का आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ बॉडी में बहुत सारे पोर होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं, यहाँ जो पोर होता है उसको ऑस्कुलम बोलते हैं। ऑस्टिया के थ्रू पानी एंटर करता रहता है कंटिन्यूसली बॉडी में। ये अंदर की तरफ स्पॉन्जोसिल कैविटी होती है, ठीक है। स्पॉन्जोसिल कैविटी है, कंटिन्यू वाटर एंटर कर रहा है, पानी अंदर जा रहा है। जैसे ही अंदर जाएगा, देखिए यहाँ मैंने कहा किन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सिर्फ सेल से मिलकर स्ट्रक्चर बना होता है। तो यहाँ बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं पिनेकोडर्म सेल्स, और अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं कोइनोडर्म सेल्स, ठीक है। ये कोइनोडर्म सेल्स हैं अंदर की तरफ, और कोइनोडर्म सेल्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो बिल्कुल आपको इस तरीके का कुछ कलश जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें बाहर सीलिया प्रेजेंट होते हैं लार्ज साइज के। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर की सेल्स हैं जिनको कोइनोडर्म्स या कोइनोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं अंदर की तरफ। तो पानी जैसे अंदर जाएगा तो ये सेल्स कोइनोसाइट सेल्स हैं, यहाँ ये हेल्प करती हैं कि यहाँ से फीडिंग मटेरियल को कलेक्ट करके, और फिर बीच में जो इनके दोनों के बीच में मीजोग्लिया भरा हुआ है वहाँ सेल्स हैं, अमीबोइड सेल्स हैं, तो वो कन्वर्ट होती रहती हैं। तो अंदर की तरफ जो वेस्ट मटेरियल है, यानी मेटाबॉलिज्म कहाँ चलता है, सेल्यूलर, अंदर की तरफ मेटाबॉलिज्म चल रहा है सेल्स में। मेटाबॉलिज्म के बाद में जो भी डिफ्यूजिबल मटेरियल है उसको जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी स्पॉन्जोसिल कैविटी में डाल दिया जाता है, और स्पॉन्जोसिल कैविटी से वो सीधे के सीधे ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यानी ओस्टिया से पानी एंटर करता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। उसके बाद में जो आपके नेक्स्ट सिस्टम है उसकी अपन बात कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो सिस्टम है उसकी अपन बात कर रहे हैं, यानी जो प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम है या फ्लेम सेल्स की बात कर रहे हैं अपन। प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम या फिर फ्लेम सेल्स की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस सिस्टम में देखेंगे तो इस सिस्टम की अपन बात करेंगे फेसियोला हिपेटिका या फिर टीनिया सोलेनम में बात करते हैं। ठीक है, फेसियोला हिपेटिका या टीनिया सोलेनम, देखिए दोनों ही एंडोपैरासाइट हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट है, यानी कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है टीनिया सोलेनम, और जो फेसियोला हिपेटिका है या जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं आप, वो सीप के इंटेस्टाइन में रहता है। तो यहाँ पहले अपन बात कर रहे हैं फेसियोला की। फेसियोला की बात करते हैं तो फेसियोला में एक्सक्रेशन के लिए होती हैं फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फेसियोला हिपेटिका की अपन बात कर रहे हैं। फेसियोला हिपेटिका की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ जो एक्सक्रेशन है वो किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स के द्वारा, यानी यहाँ फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं, फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, उनके द्वारा एक्सक्रेशन होता है। ये मॉडिफाइड मीजेनकाइमल सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? मॉडिफाइड मॉडिफाइड मीजेनकाइमल सेल्स होती हैं, जिनमें मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद में फ्लेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये कैसी होती हैं? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप में होती हैं। इर्रेगुलर शेप के ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऑर्गेनिज्म क्या फ्लेम सेल्स हैं। देखिए अब इन फ्लेम सेल्स को अगर अपन देखें, स्ट्रक्चर अभी अपन बना के देखेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो इनके बाहर की तरफ अपन कह रहे हैं कि इर्रेगुलर शेप की है। इर्रेगुलर शेप की यानी बाहर की तरफ सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, सूडोपोडिया बनते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, और सूडोपोडिया वो हेल्प करते हैं, सूडोपोडियल प्रोसेस बोलते हैं इनको। ठीक है, दो चारों तरफ से इसको सराउंड करके रखते हैं। अभी अपन एक फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि किस तरीके से इसमें एक्सक्रेशन होता है। देखिए पहले थोड़ा सा अपन जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका बना के देखते हैं।
देखिए इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है फेसियोला हिपेटिका का। जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर की तरफ देखते हैं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके, देखिए ऊपर की तरफ यहाँ क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन होता है, और एडेप्टेशन होगा तो यहाँ क्या होते हैं, ओरल सकर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ओरल सैकल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अगर आप उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसको अपन बोल रहे हैं रोस्टेलम या फिर अपना जो उसका पूरा का पूरा जो पोर्शन है उसमें सेमी सर्कुलर फॉर्म में यानी हाफ फॉर्म में आप उसको देखेंगे तो 4 आपको ये सकर्स वहाँ प्रेजेंट दिखाई देंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा अपन इसमें नीचे की तरफ चलते हैं तो इसमें क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है। ये जस्ट इसके जस्ट नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है, ये फेरिंग्स प्रेजेंट है जस्ट ओरल सकर के नीचे। और इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो ये थोड़ा सा पार्ट यानी ये छोटा सा एक आपको स्ट्रक्चर यहाँ इस तरीके से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ये ईसोफेगस दिखाई देता है। ईसोफेगस से जस्ट नीचे की तरफ आप जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये पूरा आपको पोर्शन जो दिखाई देता है ये पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है। इंटेस्टाइन, इसके बाद में बीच में आपको दिखाई दे रहा है एक स्ट्रक्चर जिसको यहाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोनोपोर। ठीक है, गोनोपोर से जस्ट नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम नीचे की तरफ इनको बोलते हैं, ये जो आपके इंटेस्टाइन है इसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर यानी कि एक तरीके से कहें कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं इनको बोलते हैं सीका। सीका या फिर इनको बोलते हैं डाइवर्टिकुलम। ठीक है, या इसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलम। सीका क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ाते हैं, यानी ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं तो ये सक करता रहेगा फूड को और ये क्या करेगा, इनमें फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है उनमें फूड बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ जो सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ जैसे जैसे अपन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे कि इन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी कि यहाँ डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम के लिए क्या प्रेजेंट होना जरूरी है, एक तरफ माउथ और दूसरी तरफ एनस। यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको माउथ बोलते हैं। माउथ के नीचे सकर, सकर से नीचे फिर मस्कुलर फेरिंग्स और फेरिंग्स से जस्ट नीचे की तरफ ईसोफेगस, ईसोफेगस फिर इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ इंटेस्टाइन में खुलता है और इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिनको सीका या डाइवर्टिकुलम कहते हैं, जो इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है गोनोपोर, और गोनोपोर से जस्ट नीचे की तरफ एसिटाबुलम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और नीचे की तरफ एक्सक्रेटरी पोर है, ये नीचे की तरफ ठीक है एक्सक्रेटरी पोर के रूप में बाहर की तरफ खुल रहा है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है फेसियोला हिपेटिका का। अब इसमें अपन देखेंगे कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसका,
इसमें कि किस तरीके से नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रेशन होता है। यहाँ अब देख रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि फ्लेम सेल्स होती हैं, यानी ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, और फ्लेम सेल्स होती हैं। तो यहाँ एक्सक्रेटरी जो कैनाल है इसमें अपन देखेंगे कि अंदर की तरफ क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। और अपन जब सीलिया और फ्लैजिला की बात कर रहे थे, लोकोमोशन की बात कर रहे थे, सीलियरी और फ्लैजिलरी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सीलिया और फ्लैजिला है, ठीक है, जो सीलिया है वो लोकोमोशन के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। तो यहाँ भी इसमें देखेंगे फ्लेम सेल्स में सीलिया प्रेजेंट हैं जो एक्सक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और कई जगह फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे भी अपन ने बात की थी, साइकन में देखा था 2 तरीके की सेल्स होती है, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म। जो कोइनोडर्म सेल्स होते हैं उनमें लंबे से सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं, या सीलियरी फीडिंग में, जैसे पिरामिड में अपन ने बात की, वहाँ भी ये हेल्प करते हैं। तो सीलिया लोकोमोशन के अलावा बहुत जगह काम करते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको लीवर फ्लू का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब देखते हैं इसमें फ्लेम सेल्स कैसे होते हैं, किस तरीके के फ्लेम सेल्स होते हैं, और फिर इसका फ्लेम सेल्स किस तरीके से एक्सक्रेशन करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसका एक्सक्रेशन कहाँ से होना है, फ्लेम सेल से। फ्लेम सेल्स सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को, यूँ नहीं कि पूरे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालते हैं। अपन ने यहाँ बात करी है एक्सक्रेशन का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। मेटाबॉलिज्म जब होता है तो नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन वेस्ट में मैंने 3 चीज़ें बताई, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, या यूरिया का होगा, या यूरिक एसिड का होगा, ठीक है। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म चलता है तो उसमें नाइट्रोजन वेस्ट प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो CO2 को अपन रेस्पिरेशन के थ्रू जैसे निकाल रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जनरल सरफेस के द्वारा निकाल रहे हैं, और बाकी जो एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन्स हैं या एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके थ्रू जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनको बाहर निकालते हैं। तो अभी तक जैसे अपन ने बात की कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया के रूप में एक्सक्रेट करते हैं। उसके बाद में फिर कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो यूरिया के रूप में, और कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिक टैलिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अभी अपन बात कर रहे हैं लीवर फ्लू की। तो लीवर फ्लू का स्ट्रक्चर देखा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट है, इसका मतलब कुछ इनमें एडेप्टेशन होता है बॉडी में। एडेप्टेशन यानी कि देखिए यहाँ माउथ के पास में क्या है, सकर्स क्या काम करते हैं, सक करने का, ठीक है। इंटेस्टाइन में है, एंडोपैरासाइट है तो अंदर से जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको ये सक करते हैं। अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोजन जो बन रहा है, उन सबको ये डायरेक्टली एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, सक करने का काम करते हैं। तो सकर्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं। बाहर देखेंगे तो एक एक्यूटिकल की लेयरिंग होती है जो इनको डाइजेस्ट नहीं होने देती। अदरवाइज एनिमल की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इनको डाइजेस्ट कर जाएंगे, लेकिन इस तरीके की एडेप्टेशन डेवलप होते हैं जिस वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा है जिसमें नीचे की तरफ एक्सक्रेटरी पोर दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक्सक्रेटरी है, जो फ्लेम सेल्स की बात कर रहे हैं, वो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है अंदर, और वो फ्लेम सेल्स बाहर की तरफ ओपन हो रही है। तो अभी अपन जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि फ्लेम सेल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद में वो किस तरीके से एक्सक्रेशन में हेल्प करती है।